हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित द्विवेदी और आज से मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगा क्लास 11th के लिए शिवलाल अकाउंटिंग की बुक से। आप लोगों ने शायद मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा बेसिक अकाउंटिंग का, जिसमें आपको मैंने जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं उसके बारे में बताया होगा। तो इस वीडियो के पहले अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले वो पुराना वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, जिसमें आपको जनरल एंट्रीज के बारे में मैंने बेसिक बताया है कि जनरल एंट्रीज करते कैसे हैं, राइट। उसके बाद आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। डायरेक्टली अब हम क्वेश्चन ही करने वाले हैं शिवलाल अकाउंटिंग की बुक। ओके, तो अगर आप क्लास 11th में हैं और मेरे साथ शिवलाल अकाउंटिंग की बुक सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर आप आ जाए, सही चैनल पर हैं और रजिस्टर निकालिए, कॉपी निकालिए और शुरू हो जाएगी मेरे साथ साथ क्वेश्चन करना। आपको इस चैनल पे कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल पे मैं 11th और 12th दोनों की अकाउंटिंग करवाता हूँ। बहुत सारे वीडियोस आपको फ्री में मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे और बाकी के वीडियोस मेरे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो में ही दे दूंगा। ओके, तो आप मेरा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं कॉमर्स मेंटोर, वहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। ओके, चलिए पढ़ना स्टार्ट करें फिर। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो हिंदी में पढ़िएगा, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में पढ़िएगा। अकाउंट्स को हम इंग्लिश में ही सॉल्व करते हैं जनरली, ठीक है ना। कुछ जगहों पर मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में हिंदी में भी सॉल्व करवाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूंगा कि आप लोग इसको इंग्लिश में ही सॉल्व करें, वही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि बाद में अकाउंटिंग जनरली इंग्लिश में ही होना है, ठीक है। चलिए, और बोर्ड में भी आप, बोर्ड के एग्जाम में भी आप इंग्लिश में ही सॉल्व कर सकते हैं, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है वो भी, ठीक है। तो पहले क्या लिखा है भाई, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन संदीप्स बुक। कोई संदीप है, उनकी बुक, मतलब वही जनरल एंट्रीज करना है आपको, तो ये ट्रांजेक्शंस आपको रिकॉर्ड करने हैं। मेरे पास बुक है एंड बुक से ही क्वेश्चन करने हैं हमें। सो वेट फॉर 1 or 2 मिनट, मैं भी 1 मिनट बुक में ओपन कर लूँ इसको क्वेश्चन को। तो बार बार फिर मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि बुक आपके पास भी होगी और बुक मेरे पास भी है, दोनों लोगों के पास बुक है, तो फिर स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले कराने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हमारा थोड़ा समय बच जाएगा। ओके, एंड इफ यू डोंट हैव बुक तो आप शिवलाल अकाउंटिंग की बुक खरीदिए, बहुत अच्छी किताब है, एमपी बोर्ड में बहुत पॉपुलर बुक है, बहुत दिनों से चली आ रही है। इसके अलावा भी जो दूसरी पॉपुलर बुक है राठी की और बीके कुमावत अकाउंटिंग की, उसको भी मैं सॉल्व करवाता हूँ। तो अगर आप लोग उन बुकों से पढ़ते हैं तो फिर आप उनके थ्रू भी पढ़ाई कर सकते हैं, राइट। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, द फर्स्ट एंट्री यही है जनरली। चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्लास 11th में, मतलब आप कॉमर्स में, पहला क्वेश्चन इसी चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं हम। चैप्टर 3rd या 4th होता है, इसके पहले बेसिक थ्योरी होगी, तो वो थ्योरी वगैरह सब मैं चीजें बाद में समझाऊंगा। मतलब अकाउंटिंग की जो आपकी लाइफ है कॉमर्स की, उसकी शुरुआत यहीं से होना है। और अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ, मेरा 1 पेपर रिमेनिंग है अभी सीए का, एज वेल एज सीएस कंपनी सेक्रेटरी का भी मेरा प्रोफेशनल लेवल का एग्जाम बचा हुआ है। उसके अलावा मैंने कॉमर्स में ही डबल मास्टर डिग्री हासिल की है। एक मैंने कॉमर्स में, मैनेजमेंट में और टैक्सेशन में, दोनों में ही एमकॉम किया हुआ है। तो आपको इस चैनल पे कंप्लीट नॉलेज मिलने वाला है अकाउंटिंग का। इसके अलावा मैंने अपनी सीए की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है अकाउंटिंग की, आर्टिकलशिप, वो भी कंप्लीट की हुई है। और आपको उसका भी जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरे पास अकाउंटिंग करने का, आर्टिकलशिप के दौरान मैंने कम से कम 300-400 क्लाइंट्स के काम तो किए होंगे पिछले 3-4 सालों में। ओके, तो वो एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जब आप ये पूरा अकाउंटिंग मेरे साथ पढ़ेंगे। तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी इस चैनल के थ्रू। ओके, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, पसंद आए, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा जो 11th क्लास में है। वैसे आप सभी लोगों ने अभी तक बड़ा अच्छा सपोर्ट करा है। हमारा कॉमर्स मेंटोर जो चैनल है वो अभी कॉमर्स फील्ड में मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर है, और आप सब लोगों के सपोर्ट से ही ऐसा हुआ है। तो जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो भी सपोर्ट करेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप कहेंगे सर क्लास के पहले लेक्चर में ही आपने बहुत सारी फालतू की बातें कर ली, अब पढ़ाई कर लें। ओके, कम बैक टू द स्टडी।
चलिए, तो 1 जनवरी 2015 ये डेट है, डेट का भी ध्यान रखना है। और यहाँ लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और 1 लाख रुपए। हिंदी में क्या लिखा होगा? रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, 1 लाख रुपए। अब आपके लिए मैंने कॉलम पहले से ही ड्रॉ करके रखा हुआ है, बस अब कॉलम के बारे में जरा समझा देता हूँ इसी वीडियो में, ध्यान से सुनिएगा। दिस इज द फर्स्ट कॉलम, इसको कहते हैं डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ मतलब लेजर फॉलियो, और ये डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, इनके बारे में मैंने एक पिछला वीडियो बनाया है, उसको आपको देखना पड़ेगा, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चलिए, पिछले वीडियो का एक क्विक रिकॉल भी कर देता हूं, मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं आपका जर्नल एंट्री के पहले, क्योंकि आपको सिर्फ कॉपी में नोट नहीं करना है ना, आपको चीजें सीखना भी है। तो क्वेश्चन भी करेंगे और एंट्रीज भी करेंगे, राइट? क्वेश्चन करते जाएं और एंट्री भी करते जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एंट्रीज लिखना कैसे है, तो पहले आप फॉर्मेट ड्रॉ करिए। अब चलिए पहले एंट्री पर आते हैं। भाई डेट क्या है? 1 जनवरी 2015। तो डेट लिखते हैं 1/1/2015। तो पहला ट्रांजेक्शन क्या? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब उन्होंने कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट करा है। लॉजिक क्या लगाएंगे? हमारे बिजनेस में हम किसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं भाई? बिजनेस के लिए। तो हमारे बिजनेस में अगर हमारे पास पैसा आता है तो उसको हम डेबिट साइड लिखते हैं, ठीक है? तो जो पैसा स्टार्टिंग में आया है उसको हम डेबिट में लिखेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? देखिए जरा यहाँ पर एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। स्टार्टिंग में जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है उसको कैपिटल कहते हैं। तो टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए लगाया भाई? 1 लाख रुपए। एलएफ में ब्लैंक रहेगा, कुछ भी नहीं आएगा। डेबिट साइड में भी आ जाएगा 1 लाख रुपए, क्रेडिट साइड में भी आ जाएगा 1 लाख रुपए। ओके, क्या जनरल एंट्री पूरी हो गई क्या? नहीं, अभी नरेशन लिखना है। नरेशन क्या होता है? हर एंट्री की एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को ही नरेशन कहते हैं, और नरेशन लिखना हर एंट्रीज के साथ में कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर अब नरेशन ना मेरे हिसाब से लिखिएगा, शॉर्ट करवा के लिखवाऊंगा मैं। सबसे पहले नरेशन में लिखते हैं बीइंग, लगाना कंपलसरी है, बीइंग। इसके बाद इंग्लिश में लिखा रहता है, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है उनको दिक्कत होती है, तो भाई जो इंग्लिश में लिखा है ना वही लिख दीजिए। क्या लिखा है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, वही एक्चुअल नरेशन है, ठीक है? तो बीइंग स्टार्टेड। शुरू में कॉमर्स सीखने में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, मेरे साथ सीखिएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश मतलब वही रोकड़ के साथ व्यापार प्रारंभ किया। द फर्स्ट एंट्री इज कंप्लीटेड नाउ, पहला ट्रांजैक्शन हो चुका है। दूसरा, बॉट फर्नीचर फॉर कैश। ध्यान से सुनिए, तारीख क्या है? 7 जनवरी को। तो 7 जनवरी 2015 को फर्नीचर खरीदा है। जब भी हम कोई एसेट्स खरीदते हैं, फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स होता है, तो उसको उसी के नाम से ही लिख देते हैं डेबिट में। दूसरा लॉजिक, हमने फर्नीचर खरीदा और कैश पेमेंट करा, अगर पैसा हमारे बिजनेस में आता है उसको कहाँ लिखते हैं? डेबिट में। और पैसा जाता है तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। मैंने सिखाया क्या है आपको? आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट, यही सिखाया है ना। तो यहाँ तो पैसा जा रहा है हमारे पास से, तो कैश को कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। और डेबिट में क्या आ जाएगा? बोलिए? फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर एसेट होता है। एसेट जब खरीदेंगे तो उसका नाम को हमेशा डेबिट में लिख देते हैं। अभी मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ ना वो सुनते जाइए, सीखते जाइए, यही रूल्स रेगुलेशन है, बाद में बहुत आसान लगेगा। तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लास 11th में आप मेरे साथ साथ जनरल एंट्री सीखिएगा, आपको मैं बिल्कुल एक्सपर्टाइज लेवल पर लेके जाऊंगा, ठीक है? 20,000 20,000 रुपए। 11th में जनरल एंट्री ही सब कुछ होता है, और बेसिक यही है। अगर जनरल एंट्री अच्छे से नहीं बनी ना तो अकाउंट्स नहीं सीख पाएंगे आप। फिर आप अभी चल के दूसरा आर्ट वर्ट ले लेंगे आप जाके, तो मैथ्स तो मिलेगा ही नहीं आपको, ऐसा नहीं है, कई इंटेलिजेंट बच्चों को मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि इस बार आप लोगों को जनरल प्रमोशन मिला है 10th क्लास में, परसेंटेज तो बने नहीं है,
तो आप मैथ्स ले सकते हैं। खैर चलिए, ओके। इसकी नरेशन क्या होगी, यहां पर लिखेंगे बीइंग। मैंने बोला ना बीइंग के बाद क्या करना है आपको, जो इंग्लिश में लिखा रहता है वही लिख दीजिए। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो खुद भी नरेशन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, धीरे धीरे आपको बाय एक्सपीरियंस लर्न हो जाएगा। तो बीइंग बॉट फर्नीचर फॉर कैश लिखा है, मैं यहां लिख देता हूं बीइंग बाय फर्नीचर, फर्नीचर बाय। अब बाय की जगह बॉट ही लिखिए, ज्यादा सही है। बॉट बाय, बॉट बॉट, बाय की थर्ड फॉर्म इंग्लिश है ये, ठीक है। थर्ड एंट्री क्या है भाई, परचेज गुड्स। ध्यान से सुनिए, परचेज हमेशा डेबिट जाता है। अगर हम कोई सामान खरीदेंगे तो परचेज को डेबिट लिखते हैं। और परचेज गुड्स लिखा है मतलब हमने कैश पेमेंट करा होगा, पैसा हमारे पास से गया है, तो पैसे को कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, 8 जनवरी को 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन है। परचेज करा है ना हमने, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है भाई, 10,000 रुपए। फिर से नरेशन लिखना पड़ेगा, तो बीइंग गुड्स परचेज्ड। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जब ऑफिस में ट्रेनिंग करते थे सीए की, हमारी जब इंटर्नशिप या आर्टिकलशिप बोलते हैं, जब वो चल रही थी, हर एंट्री के बाद नरेशन लिखना पड़ता था, बड़ी परेशानी होती थी, क्या करें। तो हम उसको कॉपी कर लेते थे। टैली के अंदर ही एक ऑप्शन आता है जिससे हम वो एंट्रीज को कॉपी कर सकते हैं, मतलब उसकी नरेशन, तो नरेशन कॉपी कर लेते थे। बीइंग और ये बीच वाला थोड़ा बहुत चेंज करना होता था तो कर देते थे, जनरली कॉपी कर लेते थे। और पेमेंट वाले में तो बीइंग कैश पेड लिख दिया, खत्म बात। ओके। और बैंक वाले में बीइंग अमाउंट पेड लिख दिया। चेक करो किसको पे करा है, वो जो ऑडिट करने वाले आते हैं वो डिटेल चेक करेंगे। तो मेरे सर कभी कभी डांट भी देते थे, जो सीए थे वो डांट इसलिए देते थे, बोलते थे बेटा नरेशन अच्छे से लिखो, बीइंग अमाउंट पेड नहीं लिखो, बीइंग अमाउंट पेड बाय दिस 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 चेक नंबर पूरा अच्छे से लिखो। बीइंग कैश पेड लिख दिया लेकिन अच्छे से लिखो, बीइंग कैश पेड टू दिस दिस। तो नरेशन लिखना मतलब धीरे धीरे आप अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। और रियल में भी लिखा जाता है ये। मेरे ऑफिस में भोपाल में अभी एक सर है, वो मुझे बड़े डांटते थे नरेशन लिखने के लिए ही, मैं आलसपन कर जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डन। मैंने ये लाइन क्यों खींचा फिर, ओके मैं आपको समझाने के लिए खींचा भाई। 3 एंट्री थी, तीनों कर लिया, एक बचा है सोल्ड गुड्स। ये बेसिक जनरल एंट्रीज है। गुड्स बेचा मतलब पैसा आया, और जब कैश आता है तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। तो एंट्री क्या हो जाएगी बताइए जरा, 10 जैन को। अरे पैसा आएगा तो कहाँ लिखेंगे, अभी सिखाया था ना, आएगा तो डेबिट में लिखेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है भाई, 2,000 रुपए। नरेशन का ही एक अच्छी चीज और बताऊंगा सबसे आखिरी में, कोई टीचर नहीं बताते हैं, वो बाय एक्सपीरियंस पता चलता है, कहीं लिखा नहीं है क्योंकि वो मैं सिखा दूंगा आखिरी में, जनरल एंट्री खत्म होने के बाद। यहाँ लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। ओके, नाउ जनरल एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पर हम इसका कर देंगे टोटल। टोटल करना अनिवार्य होता है, तो आप लोग भी टोटल करा करिए। हालांकि टोटल के कोई नंबर वंबर नहीं होते हैं इसके, बट जनरल एंट्री करने के बाद अभी आप क्योंकि सीख रहे हैं अकाउंटिंग, तो टोटल जरूर लिखिएगा। तो भाई टोटल कितना आ रहा है, 1,30,000 और 2,000, 1,32,000। दोनों तरफ का सेम ही आएगा क्योंकि अमाउंट तो सेम लिखा था हमने। अब आप बड़े खुश हो रहे हैं कि सर आप बड़े अच्छे से लाइन खींच के एंट्रीज कर रहे हैं। अरे सुनिए ध्यान से, मैं 1 या 2 क्वेश्चनों में लाइन खींचूंगा फिर नहीं खींचूंगा, उसमें बड़ा समय खराब होता है ना। तो ये कॉलम वगैरह आप खींचेंगे, मैं एंट्रीज करता जाऊंगा सब। और आप अब इतना तो दिमाग है ही आपकी, एंट्रीज में लाइन कैसे खींचना है मैंने सिखा दिया। डेट में डेट, पर्टिकुलर्स में एंट्रीज करेंगे, एलएफ खाली रहेगा, डीआर और सीआर अमाउंट। अंडरस्टैंड, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देता हूँ।
फिर तो आप लोग खुद से करेंगे। ओके, हिंदी मीडियम वाले जो हैं वो हिंदी में पढ़िएगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। मुझे इंग्लिश समझ में आती ज्यादा अच्छे से, अकाउंट्स ना इंग्लिश में ही ज्यादा समझ में आती है, तो मैं इंग्लिश में रीड करूंगा, आप लोग अपने से उसको हिंदी में भी कर सकते हैं, मैं समझाऊंगा भी हिंदी में। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आयरन मर्चेंट जयश्री गुप्ता फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। कितने हैं टोटल, 5 ट्रांजेक्शंस है, जनरल एंट्री करना है, बढ़िया है, अच्छी एंट्रीज है। तो परचेज मशीनरी 15,000 फ्रॉम मोहन ब्रदर्स कोलकाता ऑन विच दे पेड 150 फ्रेट ऑन अवर बिहाफ। तो इसकी एंट्री भी मैं सिखाऊंगा, सीबीएसई में भी ये एंट्री दी रहती है, सेम क्वेश्चन है, सारी बुकों में है। ओके, देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। ओके, पास्ट जनरल एंट्रीज, परचेज बिजनेस फॉर 90,000। ध्यान से सुनिए, मैंने बोला था कि अगर हम कोई बिजनेस परचेज करें या एसेट परचेज करें तो उनको उन्हीं के नाम से डेबिट कर देते हैं, तो ये भी डेबिट में जाएगा। और परचेज किया है, पैसा गया तो कैश क्रेडिट होगा। ये वाली एंट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको मैं अभी बताऊंगा। मशीनरी खरीदा है 15,000 रुपए की मोहन ब्रदर्स के साथ में। ध्यान से सुनिए, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं, यहीं तक सीखते हैं पहले, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि मोहन ब्रदर्स से 15,000 रुपए की मशीनरी खरीदी। इस ट्रांजेक्शन को हम उधार ट्रांजेक्शन मानते हैं, इंग्लिश में इसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। क्रेडिट मतलब उधार। क्वेश्चन में, अकाउंट्स में अगर पेमेंट के बारे में नहीं लिखा होता है, कस्टमर का नाम लिखा होता है, क्लाइंट का, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने उधार खरीदा है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ये, ठीक है। फिर उसी पर लिखा है कि उसी ने 150 रुपए फ्रैट, फ्रैट मतलब गाड़ी भाड़ा होता है, उसने हमारे बिहाफ पर फ्रेट पेमेंट कर दिया। तो अब मुझे मशीनरी कितने की पड़ रही है भाई, 15,150 रुपए की। मुझे मोहन ब्रदर्स को कितने पैसे देने हैं, 15,150 रुपए। फिर 3 एंट्रीज और है, ये बहुत अच्छी एंट्रीज है, इसको वैसे दूसरे क्वेश्चन में इनको नहीं देना चाहिए था, थोड़ा एडवांस लेवल है, पर ठीक है, बुक वाले कभी कभी गलती कर देते हैं। चलिए, तो इसको सॉल्व करें, लेट्स सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब मैं क्या कॉलम खींचूंगा, नहीं खींचूंगा, ठीक है। अब आप लोग खुद ही, लेकिन आप कहेंगे सर अभी तो दूसरा क्वेश्चन है, एक आध बार और खींच दीजिए कॉलम। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस में अभी कॉलम में और खींच देता हूँ, फिर खुद से आप खींचिएगा, मैं बस एंट्रीज करता जाऊंगा, क्योंकि कॉलम खींच के एंट्रीज करने में थोड़ा ज्यादा समय खराब होता है यहाँ पे। ओके, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ मतलब लेजर फॉलियो, और अमाउंट के 2 कॉलम, एक डेबिट और एक क्रेडिट। दिस इज एलएफ, दिस इज डेबिट अमाउंट, दिस वन इज क्रेडिट अमाउंट। यहां पर क्या लिखेंगे हम, जनरल एंट्री। ओके, नाम क्या है उसका, नाम दिया हो तो नाम भी लिख सकते हैं, जय श्री गुप्ता, ऊपर लिख दीजिए जय श्री गुप्ता। गॉट इट, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था, अच्छा इसमें डेट नहीं दी है, डेट की जगह पे आपको ट्रांजेक्शन नंबर दिया है। पहला ट्रांजेक्शन दिया था, बिजनेस परचेज करा है 90,000 रुपीज में, तो पहली एंट्री हो जाएगी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसा तो गया ना हमारे पास से, कितने में, 90,000 रुपीज में, दोनों तरफ अमाउंट लिख देंगे। नरेशन क्या होगी, बोलिए जरा, बीइंग बिजनेस purchased, I hope you understand, the first point is clear। दूसरे पॉइंट में क्या पढ़ा था हमने, मोहन ब्रदर्स से हमने मशीनरी खरीदा है 15,000 रुपए की, और 150 रुपए 150 रुपीज उन्होंने पे करा है हमारे बिहाफ पे। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी एसेट होता है ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीन हमारे लिए एसेट हो गया, टू मोहन ब्रदर्स अकाउंट।
अब आपको एक नियम और बताना पड़ेगा क्योंकि आप कॉमर्स में अभी बिल्कुल नए हैं। किसी भी नाम के आगे कोई अकाउंट वर्ड नहीं लिखा जाता है। ऐसा एक नियम होता है, हमारे टीचर हमें बचपन में मतलब 11th में पढ़ाते थे। बाद में जब मैं खुद पढ़ के सीखा तो मैंने कहा कि भाई ऐसा तो कोई नियम नहीं लिखा है कहीं पर कि नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते हैं। वो तो इंग्लिश में ऐसा होता ही है। अब आप कहेंगे सर समझाइए जरा कैसे। टीचर तो पढ़ाते हैं स्कूलों में कि नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते। एमपी बोर्ड के सारे टीचर पढ़ाते हैं, हर शहर में पढ़ाते हैं। तो भाई वो कोई अकाउंट का लॉजिक नहीं है एक्चुअल में। अब आपको बता ही देता हूँ मैं, बात जब शुरू हुई है तो बता देता हूँ मैं। एक्चुअल में क्या होता है, कोई नियम नहीं है, कहीं लिखा नहीं है ऐसा, ठीक है। बट नाम के आगे अकाउंट न लगाने का रीजन क्या है, वो बोलते हैं एस लगा करके और फिर अकाउंट लगाओ, या फिर मोहन पर्सनल अकाउंट लिखो ऐसा। तो ये नियम कहीं भी किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते हैं, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, इसका हिंदी मतलब क्या हो गया, मोहन का खाता। ओके, तो इसको ही इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मोहन्स अकाउंट। खत्म बात। मोहन का घर, मोहन्स हाउस, मोहन की कार, मोहन्स कार। तो ये इंग्लिश है, कहीं ऐसा लिखा नहीं होता है। सारे टीचर पढ़ाते हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, हर जगह पे मैंने देखा है। स्टूडेंट से बात भी करी है, टीचर पढ़ाते हैं। पता नहीं उन लोगों ने भी ऐसे पढ़ा होगा, बट किसी बुक में नहीं लिखा है ना, क्योंकि मैंने सारी अकाउंट्स की बुक पढ़ ली है जितनी भी इंडिया में है। ओके, अब अकाउंटिंग में इससे बड़ा कोर्स इंडिया में नहीं है सीए, और सीए की अकाउंटिंग भी मैं पास कर चुका हूँ। ओके, तो वो कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं पढ़ा मैंने ऐसा तो। गॉट इट। ओके, और मैं पढ़ाता भी हूँ बी कॉम, एम कॉम, एम बी ए, बीबीए, सारी क्लासेस पढ़ाता हूँ अकाउंटिंग की, मुझे कहीं नहीं मिला। ठीक है, चलिए किसी को मिले तो बताइएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन ब्रदर्स, कितना, 15,150 रुपए। यहाँ पर भी आ जाएगा 15,150 रुपए। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग, अरे बोलना भी है, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग मशीनरी परचेज्ड। नाउ लिसन केयरफुली। अब मैं आगे लाइन नहीं खींचूंगा, प्लीज आप लोग को खींचिएगा, ठीक है। मैं बिना लाइन के ही एंट्रीज कर दूंगा, हमें एंट्री सीखना है, लाइन खींचना नहीं सीखना है। थर्ड एंट्री क्या होगी, तो थर्ड एंट्री में लिखा है मशीन को लगाने में 4,500 रुपए एक्सपेंसेस हुए हैं। द इरेक्शन चार्जेस ऑफ मशीनरी अमाउंटेड ₹450। तो मशीनरी, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एक नया नियम, रूल। रूल क्या कहता है, अगर किसी भी एसेट्स को लाने ले जाने लगाने में कोई भी एक्सपेंसेस होता है तो वो उस एसेट्स के नाम से ही लिखा जाता है। रूल समझ में आ गया, क्या है रूल, किसी भी एसेट्स को खरीदने में, लाने ले जाने में जो भी खर्चा होता है वो उसी एसेट में इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, मशीनरी में ही हमने 450 रुपए लगा दिए हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 450 रुपए। अब मैं कॉलम नहीं खींचूंगा, आई होप आप इतने समझदार बच्चे जरूर होंगे कि भाई आपको मालूम है कॉलम खींच के ही एंट्री करना है, ठीक है। बीइंग कैश पेड। अब मैं स्मार्ट वाली नरेशन लिख रहा हूँ, आप भी ऐसे लिखिए चलेगा। कोई भी स्कूल टीचर, कोई भी टीचर नरेशन पढ़ते नहीं है, उसके नंबर अलग से नहीं मिलते हैं, पर नहीं लिखेंगे तो काट देते हैं, इसलिए नरेशन लिखना अनिवार्य है, जरूरी है, इट इज कंपल्सरी। ओके, फिर अगला चौथा ट्रांजेक्शन क्या है, एक कैशियर ने 700 रुपए चुरा लिए और अब वह गायब हो गया। ध्यान से सुनिए, मैंने तो क्या पढ़ाया था, पैसा आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। चोरी हुई है तो पैसा तो गया, तो कैश को क्रेडिट लिखेंगे, और डेबिट में क्या हो गया, चोर का नाम लिख दें क्या, चोर का नाम तो हमें पता ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे आप, लॉस बाय थेफ्ट। मैंने रियल में इसकी एंट्री करी है, लॉस बाय थेफ्ट की। मैं भोपाल से आगे एक इलाका है मंडीदीप, वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, मैं वहां पर गया था एक फैक्ट्री के अंदर अकाउंटिंग करने के लिए, उनका अकाउंटिंग हम लोग ही करते थे। तो वहां पर लॉस बाय थेफ्ट की एंट्री पास करी थी मैंने। वहां पे ना कुछ रॉ मटेरियल चोरी कर लिया था किसी ने, तो क्योंकि वो स्टॉक में दिख रहा था तो उसको कम करने के लिए हमें भी एंट्री पास करनी पड़ी थी, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट।
तो ये सब रियल में भी होते हैं। वहां पे मटेरियल चोरी हुआ था। लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ तो पैसा ही चोरी हो गया है। और ताज्जुब की बात ये है 700 चोरी किया ना इसने, कहाँ गया, वेयर इज दैट? क्या आप लोग अमाउंट बताएंगे कितना 700 चोरी हुआ है? एक दूसरी जो बुक है शिवला राठी की बुक है, उसमें भी 700 रुपए चोरी होता है। चलिए नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग कैश लॉस्ट बाय थेफ्ट, लॉस्ट बाय थेफ्ट, ठीक है। लॉस्ट डबल डबल थर्ड फॉर्म नहीं लगाऊंगा, ठीक है। ओके नरेशन पे नहीं जाना है, लॉस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा आगे की बात। ओके पैसा चोरी हो गया 700 रुपए, एंट्री कर लिया। आगे क्या है ध्यान से सुनिए। अब क्योंकि अभी ये पहली क्लास है, हर एक नया ट्रांजेक्शन आपके लिए नया है, हर एक चीज नई है आपके लिए। पांचवा जो ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है उस पर लिखा है कि भाई गुड्स 550 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ध्यान से सुनिए, मैंने आपको अभी सिखाया था कि परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट जाता है। बिल्कुल सही बोला था भाई, जब गुड्स खरीदेंगे ना तो परचेज को डेबिट करेंगे, लेकिन 5 या 6 ऐसे रीजंस हैं जब परचेज को क्रेडिट कर देते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट ये है, आप तो एक कॉन्सेप्ट लाइन लिखते जाइए। जिस बच्चे को कॉमर्स में एक्सपर्ट बनना है ना, वो मेरे साथ साथ एंट्री करिए और एक्सपर्ट बन जाएंगे आप। मैं कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा, उनको याद करते जाइए, लिखते जाइए। ओके, तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि परचेज को 5 या 6 या 8 10 जगह ऐसी हो सकता है जहां क्रेडिट में लिखते हैं। लॉजिक ये है, जब भी परचेज कम होगा, परचेज गुड्स मतलब जो सामान खरीदा कम होगा, ऐसा नियम कहीं लिखा नहीं है ये, ठीक है ना, ये मैंने खुद बनाए हैं आपको समझाने के लिए। तो भाई जब भी परचेज कम होगा तो हम परचेज को क्रेडिट कर देंगे। ओके, दिस इज द नोट्स। आप मतलब आप समझिए कि ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं एक तरीके से, जो कॉन्सेप्ट लाइन भी इनको कह सकते हैं। मैं आप कॉन्सेप्ट लाइन ऐसे ही अलग से लिख दिया करूंगा, ये एक नया मतलब रूल आपको सीखना है। तो इसमें मैंने क्या सिखाया आपको, परचेज कम होगा, भाई लॉस हो गया ना, गुड्स चोरी हो गया, क्या हुआ है, निःशुल्क वितरण कर दिया मतलब फ्री सैंपल दे दिया, तो परचेज कम हो गया ना, तो कहाँ लिखेंगे उसको, क्रेडिट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, 5वीं एंट्री, इसको लिख दीजिए नोट नंबर 1, ऐसे लिखवाता जाऊंगा मैं, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी 5वीं वाली, अरे बोलिए, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितना, 50 रुपए। राठी की बुक में भी 50 रुपए है, कॉपी कर लिया है। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। समझ में आ गया? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन चल रहा है अभी। ओके, एबीसीडी जैसे सीखते हैं ना, ऐसे आप अभी अकाउंट्स की एबीसीडी सीख रहे हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये।